नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा पे और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों आज विपक्ष का, विपक्ष यानी इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस या कुछ और नाम देना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है ना कि ये सब नाम बदलने से इलेक्शन जीता जाता है, तो हो सकता है कोई और नाम रख ले। भारत अलायंस भी रख सकते हैं, क्योंकि ये तो दिखाना चाहते थे कि मोदी बनाम इंडिया है। बहरहाल मोदी बनाम इंडिया से लेकर ये आ गए हैं अब मुसलमानों के लिए आरक्षण मांगने तक। जी हां, 47 से लेके आज तक देश में, प्रदेश में तो बताऊंगा आपको कहां, लेकिन देश में जाति पर आरक्षण तो है, लेकिन धर्म के बेस पे आरक्षण की बात इंडिया अलायंस यानी विपक्षी नेता, और वो भी कोई इधर उधर वाले नेता नहीं, लालू प्रसाद यादव। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, आरजेडी के अभी भी सर्वोच्च नेता, चाहे अपने बेटे को पुत्र मोह में उन्होंने उप मुख्यमंत्री जरूर बना दिया हो, लेकिन आरजेडी अभी भी लालू प्रसाद यादव के कहने पे चलती है। जो ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने पहले एक बयान दिया और उसके कुछ मिनट या घंटों बाद उसका क्लियरेंस दिया या उसका क्लैरिफिकेशन दिया या उसके बारे में बताया, नहीं मैं ये नहीं कह रहा था, ये कह रहा था, वो कह रहे हैं जो राजनीति को समझते हैं, जो लालू प्रसाद यादव को समझते हैं कि ये बहुत सोची समझी, एंड हियर मी करेक्टली, सोची समझी रणनीति है लालू प्रसाद यादव की। कैमरा 2 शर्मा। अभी दर्शकों आज की तारीख में देश में अभी आरक्षण का क्या है हिसाब, जरा आपको बता दूं शर्मा जी, जरा इतने दिनों बाद आप दोबारा कर रहे हैं पूछता है भारत, उम्मीद है कि आज आप ग्राफिक्स चला पाएंगे। ओबीसी 27%, एससी एसटी 22.5%, ईडब्ल्यूएस 10%, 50% आरक्षण की सीमा है, 50%। क्या आप समझिए, अगर मुसलमानों को आरक्षण लागू हुआ जैसा कि लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, तो क्या होगा ये आपके सामने। सामान्य 40.5 जो आपको नीले में दिख रहा है, ओबीसी 23% पे आ जाएगा, जो ब्लिंक कर रहा है बार बार, 23%, अभी 27 पे है ओबीसी। मुसलमानों को 4% आरक्षण सवालिया निशान, एससी एसटी 22.5, ईडब्ल्यूएस 10%, 50% की सीमा। अभी ये जो लालू प्रसाद यादव ने कहा है, ये कोई सिर्फ लालू प्रसाद यादव ने नहीं कहा है, ये पूरे विपक्ष ने कहा है, इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी, समूचा विपक्ष ये चाहता है। और मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं क्यों मैं ये कह रहा हूं। कर्नाटक में, और मैं जो आपको बता रहा हूं कर्नाटक में अभी जो विकल्प है उसको अगर मैं आपको बताऊंगा, मैं जरा वो डिटेल खोल रहा हूं, तारीख मेरे को जरा याद नहीं आ रही है, ये तारीख अप्रैल 2024 में, मतलब इसी साल मेरे को जो बताया जा रहा है, अभी विकल्प 1 मुस्लिम आरक्षण का जो कर्नाटक मॉडल है, उसमें जो पहला विकल्प है ऑप्शन 1, उसमें मुस्लिम ओबीसी 19% और सभी मुसलमान 4%। समझिए, मुस्लिम आरक्षण का एक केरल मॉडल है विकल्प 2, जिसमें शिक्षा में 8%, नौकरी में 10%। यह आप समझिए। और यही नहीं, 5 राज्यों में जहां मुस्लिम आरक्षण है वहां तेलंगाना 4%, आंध्र प्रदेश 4%, कर्नाटक 4%, केरल 12% और तमिलनाडु 3.5%। और इसी को कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस और आरजेडी, लालू प्रसाद यादव तो सिर्फ चेहरा है, सिर्फ चेहरा है। और ये वार किस पे करते हैं? नरेंद्र मोदी पे, बीजेपी पे, तुष्टीकरण का। आप मुझे बताइए, धर्म के नाम पे आप अगर आरक्षण मांगेंगे, धर्म को लेके अगर आप आरक्षण मांगेंगे, मुसलमानों के लिए आरक्षण मांगेंगे, तो बाकी नहीं मांगे। माइनॉरिटी सिर्फ मुसलमान है, सिख नहीं है, जैन नहीं है, वो नहीं मांगेंगे। और क्या उनको नहीं फिर देना चाहिए आपके इसी, अगर सिर्फ वोट बैंक, नो, अगर सिर्फ वोट बैंक के हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं तो बात अलग है। ये मुझे बताइए ना, क्या इतना डेस्परेट हो गया है विपक्ष कि अब 24 की लड़ाई आरक्षण पर आई? ये हो रही है, यही है रियलिटी।
और अगर है तो फिर विपक्ष खुल के सामने आ जाए और बताए। और ये आपको सोचना है दर्शकों कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है, बीजेपी या कांग्रेस, मोदी या राहुल, मोदी या लालू, पूछता है भारत। ये जरा देखिए मोन्टाज और उसके बाद डिबेट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जरा देखिए। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। अब डंके की चोट पर कह रहे हैं SC, ST, OBC का पूरा आरक्षण ये मुस्लिम समाज को देना चाहते हैं। लालू यादव का ये वक्तव्य पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ। अमित शाह आकर बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी बोल रहे रिजर्वेशन निकाल देंगे। भारत के विभाजन की आधारशिला इनके द्वारा रखी जा रही है, जिसको मतदाताओं को जिस पर अपना जवाब देना चाहिए। पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं सुधांशु त्रिवेदी, माइक लग रहा है। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी हैं। अनंत विजय जी, मैं एक दिन अपना कैमरा पर्सन भेजने वाला हूं आपके घर पे। या आपके सर के पीछे से एक लाइट जलती है, या आपका फ्रेम ठीक कराना है अनंत विजय जी। मैं ठीक करा रहा हूं, मैं ये ठीक करवा रहा हूं। डॉक्टर रिजवान अहमद हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान जी हैं। मैं पहले चाहता हूं ये 5 लोग, मुमताज आलम रिजवी जी हैं, मैं आ रहा हूं, और दानिश कुरैशी भाई मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास। लेकिन पहले ये 5 लोग कहना है वन एयर, ओनली 5 पीपल जिनका मैंने नाम लिया। सुधांशु त्रिवेदी, अनंत विजय, डॉक्टर रिजवान अहमद, राहुल देव और शरद प्रधान। शरद जी, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। ओनली 5 पीपल, टॉल विंडो। शरद प्रधान जी, आपका क्या कहना है? होना चाहिए मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन? ठीक लगता है आपको शरद जी? भाई ये नहीं, ये बिल्कुल जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके बियॉन्ड करना बिल्कुल गलत है। लेकिन आपको एक चीज नजरअंदाज कर रहे हैं, आपको मालूम जरूर होगा, बहुत जानकार हैं, कि मंडल कमीशन में एक कैटेगरी थी मुस्लिम बैकवर्ड्स की, और उसमें चला आ रहा है वो आरक्षण। अगर उसी को आप ट्विस्ट करके बताना चाह रहे हैं कि ये नया आरक्षण इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल ये सरासर ये बीजेपी का एजेंडा लेके चलने वाली बात है। क्योंकि बीजेपी इस पे उतारू हो गई जब से उन्होंने बात करी कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की। उनको ये खतरा लगा कि अब तो लोग ये समझेंगे कि हम आरक्षण बदलना चाह रहे हैं, और कांग्रेस और विपक्ष ने उसको चलाया कि भाई ये खत्म करना चाहते हैं अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए क्योंकि इन्हें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड का रिजर्वेशन खत्म करना है। तो काउंटर अटैक में आदमी, ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, वो लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहानी गढ़ना शुरू कर दी और तरह तरह का हिंदू मुस्लिम डिवाइसिव पॉलिटिक्स शुरू कर दी, जो कि निहायत शर्मनाक है। उस देश को डिवाइड करने के लिए इससे ज्यादा और कोई तरीका नहीं हो सकता। लेकिन उसी को वो करे तो ठीक है, उनका राइट है, बीजेपी वाले करे तो ठीक है, लेकिन एक चैनल वाला उसको एजेंडा लेके चले तो शोभा नहीं देता है। और मुझे ये लगता है कि पूरा जो ट्विस्ट है इसलिए किया जा रहा है कि लोगों की आंखों में ये धूल झोंक दी जाए कि एक विपक्ष जो है ये प्रो मुस्लिम। शरद जी, मुझे लगता है ये भारत की जनता को इतना कम मत आकिए। कोई भी आ रहा हूं सुधांशु। नहीं शरद जी सुन लीजिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। ओपनिंग कमेंट्स है शरद जी, लेट्स नॉट डिबेट ओपनिंग में, करेंगे डिबेट, रिलैक्स। आ रहा हूं सुधांशु जी, अनंत जी आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं देश की जनता को, आई विल बी लीविंग एट 7:20। आई नो प्लीज डोंट वरी, लेकिन देश की जनता को इतना कम मत आकिए सर। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे अनंत जी हो, या सुधांशु त्रिवेदी हो, या अखिलेश यादव हो, सर ये जनता आंख लेती है 1 मिनट में। 1 मिनट में बड़े बड़े धराशायी हो गए। आप और हम क्या चीज है? सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, आनंद जी आ रहा हूं। सुधांशु जी देखिए, शरद प्रधान जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको इस प्रकार से गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन में लिखा था कि 6% मुसलमानों को अलग से आरक्षण देना चाहिए, जो नहीं दिया गया। मुसलमान के नाम पर नहीं दिया गया, कहा गया जो जातियां बीच में नहीं। शरद जी प्लीज रिक्वेस्ट है, उनको मिलेगा। शरद जी बीच में नहीं दिया गया, और आप कह रहे हैं हम एजेंडा फिक्स कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने दिया मुस्लिम नाम पे, जो हाई कोर्ट में अटक गया। कर्नाटक में दिया मुस्लिम नाम से, और उसके बाद अभी कांग्रेस ने कहा कर्नाटक में मुसलमानों को देंगे, यानी उन्होंने मुस्लिम एज ए कम्युनिटी कहा, उन्होंने हटा दिया। रंगनाथ मिश्रा सच्चर कमेटी में तो कहा गया
कि 10% दे देना चाहिए माइनॉरिटी को, जिसमें 8% मुसलमानों को दे देना चाहिए। वो नहीं दिया गया रिकमेंडेशन के बाद। और अब मैं आपसे बात बता दूं, अगर आपको कोई इसमें कंफ्यूजन है, तो लालू यादव जी आज क्या बोले थे? अब भले मुंह से निकला तीर अब वापस नहीं लिया जा सकता। हां, मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए पूरे का पूरा। और शरद जी, पूरे का पूरा एक जगह दिया गया, जामिया मिलिया इस्लामिया में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC ST OBC का आरक्षण समाप्त कर दिया गया और 50% पूरा मुसलमानों को दे दिया गया। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपने किया हुआ है। और 2009 और 14 में कांग्रेस का मैनिफेस्टो कोई जाके पढ़ ले, उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स की हम इंश्योर करेंगे कि उनको रिजर्वेशन मिले, मुस्लिम्स को। 2006 में कांग्रेस सरकार ने कहा, सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन आने के बाद, कि साहब इसमें हम मुस्लिम हेड काउंट इंडियन आर्मी में कराएंगे। सेना अध्यक्ष ने कड़ा प्रतिवाद किया था, पीछे हटे। और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने यह कहा था कि SC ST में मुसलमानों को शामिल कर दिया जाए, यानी 2 कैटेगरी हो जाए SC ST की, एक कन्वर्टेड SC और एक हिंदू SC। मगर वो नहीं दे पाई सरकार। और मैं ये भी कह दूं, ये जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन कहा जाता है, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन को थोड़ा बदल के बोलना चाहिए। जब उन्होंने ये कमीशन की रिपोर्ट बनाई, उससे पहले वो कांग्रेस के राज्यसभा MP रह चुके थे। और ये वही रंगनाथ मिश्रा जी थे जिन्होंने 84 के दंगों में कांग्रेस को क्लीन चिट दी थी। तो उसके बाद वो कांग्रेस के MP रह चुके, तो उन्हें कांग्रेस नेता रंगनाथ मिश्रा कमीशन कहना चाहिए, जो कांग्रेस का एजेंडा लेकर आगे आए थे 84 में भी और 2009 में भी। तो शरद जी, विनम्रता से कहूंगा, ये सारे फैक्ट्स हैं जनता के सामने, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। एजेंडा हम नहीं ड्राइव कर रहे हैं, एजेंडा कांग्रेस ड्राइव कर रही है। क्योंकि जब 2009 में उनकी 200 सीटें आ गई थी, तो उन्हें लगा था मुसलमानों का वोट को स्नैच कर सकते हैं। और ये कुछ नहीं है, ये मुस्लिम वोटों को खींचने की जवाबी कव्वाली है समाजवादी पार्टी, राजद, DMK और कांग्रेस के। रिलैक्स। सब ये दिखाना चाहते हैं मुसलमानों को, जैसे मेरा च्यवनप्राश असली है, मेरा च्यवनप्राश तुम्हारे लिए सेहतमंद है, भाई मेरे तरफ आ जाओ। इसमें किसी को ईमान से मतलब नहीं, सबको अपने दुकान के सामान से मतलब है। और सबको लगता कट्टरपंथी मुसलमान ही उसके दुकान का सबसे बिकाऊ सामान है। ओके, क्विक रिस्पॉन्स प्रधान जी। सुधांशु जी से जी आ रहा हूं वापस। एक सवाल, छोटा सा सवाल। रिजवान साहब आ रहा हूं। बोलिए। सुधांशु जी रेफर कर रहे हैं सच्चर कमीशन को, रंगनाथ मिश्रा कमीशन को। दोनों कांग्रेस पार्टी नहीं है, ना विपक्ष की कोई पार्टी है। ठीक है, पॉइंट टेकन। डॉक्टर सैयद रिजवान साहब। हाँ नहीं सर, कांग्रेस के MP रह चुके थे रंगनाथ मिश्रा जी। नहीं, उससे पहले रहे थे। कांग्रेस के MP रह चुके थे राज्यसभा। फैक्ट थोड़ी बदल गया। अगर आपका मतलब है चीफ, उसके बाद वो कमीशन बने, जो रिटायर्ड, उसके बाद कमीशन के चेयरमैन बने। बीजेपी ने उनको MP बना दिया, तो बीजेपी के मेंबर, वो बीजेपी के नेता हो गए। सर बीजेपी नहीं, नॉमिनेटेड MP है। पत्रकार हो के गलत बयानी मत करिए। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नथिंग टू डू विद बीजेपी। वो बीजेपी के मेंबर नहीं है। रंगनाथ मिश्रा कांग्रेस के मेंबर रहे थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे। जमीन आसमान का अंतर है सर। और उसके बाद कमीशन के चेयरमैन बने। टेक्निकल बात, रियलिटी की बात करिए, ये टेक्निकलिटी में मत समझाइए। अच्छा, अभी तो आप टेक्निकल कह रहे थे सर। ओके, नहीं, टेक्निकल नहीं कह रहा था, यही वो है ना। और कौन किसका सांसद, कौन नॉमिनेटेड, कौन पार्टी मेंबर। इनके भाई बहुत सारे लोग कांग्रेस के नेता रहे हैं। ओके, वी विल गेट इनटू इट सर। उसकी भी डिटेल्स है, 1 मिनट में आ जाएगी। आपको ही पता है, आपको ही पता है। लेकिन मैं जरा डॉक्टर रिजवान अहमद और उधर लारी जी को रख लीजिए, अनंत विजय जी को भी रखिए। बोलिए डॉक्टर अहमद, डॉक्टर रिजवान अहमद। जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। सुधांशु भाई ने बस मेरे जुबान की बात उठा ली कि तुष्टीकरण के नाम पर मुसलमानों को, बेचारे मुसलमानों को, बेचारा इस मारे बोल रहा हूं क्योंकि 70 साल से हम लोगों को कोई सही गाइड करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। और जो भी हमारी कौम को सही गाइड करता है उसको लोग कौम का दुश्मन समझते हैं। तो तुष्टीकरण के नाम पर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की भी बात हो रही है, और तुष्टीकरण के नाम पर मुसलमानों के 2 कॉलेजेस में रिजर्वेशन छीनने की भी बात हुई थी, जो सुधांशु भाई ने मुद्दा उठाया, एक AMU में, एक जामिया में। तो जय मीम और जय भीम करने वाले अगर जय मीम और जय भीम दिल से करते हैं, तो एक मंच पर खड़े होकर बोले कि AMU में और जामिया मिलिया में भी OBC ST और SC का रिजर्वेशन होना चाहिए। पहली चीज, मंच पे खड़े होके बोले अगर जय मीम और जय भीम का मातम करने का शौक है तो, और अगर नहीं है तो ये 2 मुंहे सांप बनने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बात।
दूसरी बात ऐश्वर्या भाई, अगर आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ेंगे, अलग अलग हेडिंग्स में कांग्रेस के अलावा सब पढ़ रहे हैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो। एक हेडिंग है इक्विटी और एक है माइनॉरिटी तो राहुल गांधी तो इक्विटी में ही कह रहे हैं कि हम सेंसस के आधार पर एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण 50% से बढ़ाएंगे। हाँ। अभी मुस्लिम की बात नहीं आई है, मुस्लिम की बात अगले चैप्टर में आती है। तो यहां तो एससी, एसटी और ओबीसी का भी वो कह रहे हैं हम 60% कर देंगे, फिर 10% मुसलमान का कर देंगे, फिर 10% जो मोदी जी ने दिया था अगड़ी बिरादरी के लोग जो आर्थिक नजरिए से कमजोर हैं उनका कर देंगे। तो भैया ये बताओ क्या हिंदुस्तान में अगड़ी जातियों के लिए खाते पीते घर का होना कोई अपराध हो गया है, कोई गुनाह हो गया है? वो जाएंगे कहां? क्या वो विदेश चले जाएं कि जब आप मैनिफेस्टो में ही 75% आरक्षण दे रहे हैं इस देश की जनता को? पॉइंट है, आपका व्यू पॉइंट है। तारिक अहमद लारी जी समाजवादी पार्टी के नेता। आनंद जी आ रहा हूं, आधांशु जी आपका जवाब लेना है मुझे इस पे भी। हाँ, राहुल जी आ गए, आ रहा हूं राहुल जी। हाँ। बोलिए लारी जी, लारी साहब बोलिए। बताइए। अच्छा बताइए, बताइए। हाँ नहीं, तो फिर जब आप समझ लें फिर ही आऊंगा आपके पास। टाइम वेस्ट करने का ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास। राहुल देव जी के पास जा रहा हूं। राहुल देव जी, सर आपको क्या लगता है ये मुसलमानों के नाम, मतलब अब धर्म के नाम पे भी रिजर्वेशन होना ठीक है? लालू जी ऐसे तो कोई बात करते नहीं है, हालांकि मजाक बहुत करते हैं संसद के अंदर भी उनकी और बाहर भी, लेकिन ही इज अ वेरी एस्ट्यूट पॉलिटिशियन दैट वे। राहुल देव जी। देखिए, लालू जी ने आज जो कहा वो जो बाद में कि पूरा का पूरा वो बिल्कुल गलत था, मैं उसका सख्त विरोध करता हूं, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। दूसरी बात कि धर्म के नाम पर आरक्षण के कोई प्रावधान और कोई भावना भी हमारे संविधान में नहीं है। आरक्षण की केवल 3 कसौटियां हैं, सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन और आर्थिक तो बाद में जोड़ा गया, और शैक्षिक पिछड़ापन। जी। अब जहां जिस मंडल कमीशन से ये सारी बहस शुरू हुई, आप जानते हैं, अभी सुधांशु ने भी बताया कि उसमें भी मुसलमानों के एक तबके, पिछड़े तबकों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, उसकी सिफारिश की गई थी। उसके बाद रंगनाथ मिश्रा आयोग ने किया, फिर एक चिन्नप्पा रेड्डी आयोग भी हुआ है, उसने भी तमाम दूसरे जातियों, उपजातियों के साथ साथ मुसलमानों के पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण की बात कही थी। अब दक्षिण के ये 4 राज्यों में कहीं पे 3, 4, कहीं 8, ये आपने बता दिया, वो सारे तथ्यात्मक बातें हैं। मेरी सीधी बात यह है कि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला मामला सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के सामने है। कर्नाटक हाई कोर्ट 2 बार अलग अलग कारणों से और तकनीकी कारणों से जो 4% वहां पर मुसलमानों को आरक्षण दिया गया था उनका विरोध कर चुका है, उनको वो स्ट्राइक डाउन कर चुका है, लेकिन उसने ये माना कि उनको शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर अफर्मेटिव एक्शन से वंचित नहीं किया जा सकता जी, वो इसके लिए उसके सुपात्र हैं। तो ये एक बहुत जटिल मसला है। ओके। और हमें ये निश्चित रूप से कि जो सामान्य वर्ग है हमें उसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। अब ये कांग्रेस के लोगों को जवाब देना है कि वो 50% से बढ़ाकर कितना बढ़ाएंगे, किसको कितना देंगे, ये कोई डिटेल्स हमें मालूम नहीं है, इसलिए उस पर टिप्पणी अभी नहीं हम कर सकते। ओके। आनंद विजय जी, मुझे जितना याद है, आनंद जी और फिर सुधांशु जी आ रहा हूं। आनंद जी, मेरे को जितना याद है कि पूर्व राष्ट्रपति और उस समय कांग्रेस की सरकार में रक्षा मंत्री थे, सेना में धर्म के आधार पर आरक्षण का जब बात हुई थी तो प्रणब दा ने पुरजोर इसका विरोध किया था, संसद के पटल में भी किया था। उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी जो 3 खंडों में, उसमें भी इस प्रसंग का उल्लेख किया हुआ है। मैं ऐश्वर्य आपको ये बताना चाहता हूं कि आज जो हम ये बहस कर रहे हैं ये अकादमिक बहस हो रही है, जबकि अभी चुनाव का माहौल है और लालू यादव के बयान से ये पूरी चीज उठी है। कुछ लोग यहाँ बैठे थे अभी, हमारे पूर्व के वक्ता, एक वक्ता को जो सिलेक्टिव डिमेंशिया हो जाता है जब इंडिया अलायंस के लोग आते हैं वहां पर या उनका कोई बयान आता है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं लालू यादव को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि बिहार के ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है वहां,
डहेरिया से लेके जितने कास्ट हैं, BC1 BC2 दोनों में उनको आरक्षण मिल रहा है। उनके आरक्षण के बाद ये कहना कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा, ये एक बड़ी सोची समझी लालू यादव का स्टेटमेंट था। जब विरोध बढ़ा तो लालू यादव ने उस पर लीपापोती करने का प्रयास किया। तो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात तो आज लालू यादव ने की और स्पष्ट था कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत कर रहे थे। तो इसको लालू के मन की बात पढ़ करके लालू के बारे में उनकी वकालत कर लेना, यही सेलेक्टिव डिमेंशिया है जिसके शिकार कुछ लोग हो जाते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस देश का संविधान में राहुल जी ने बहुत अच्छी बात की और संजीदगी से बात की उन्होंने, कि इस धर्म का संविधान जब बन रहा था या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब डिबेट थी, बाबा साहब अम्बेडकर के सामने भी इस तरह के प्रश्न आए थे और सब जगह ये मंडल कमीशन की सिफारिश में भी 18 नंबर पे इसका उल्लेख है और उसके आधार पर बहुत सारे सूबों में जो पिछड़े मुसलमान हैं उनको आरक्षण का प्राविधान किया गया और उनको आरक्षण मिल रहा है। स्वयं लालू यादव के सूबे बिहार में मुसलमानों को, मेरे पास पूरी सूची अगर आप कहें तो मैं गिना दूंगा कि किन किन मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है। तो क्या लालू यादव अब मुसलमानों के जो उच्च तबके के लोग हैं, सैयद हैं या इस तरह के लोग हैं, उनको भी आरक्षण देना चाहते हैं? तो फिर उनको 3 प्रकार के आरक्षण मिल जाएंगे। फिर उनको 3 प्रकार के आरक्षण मिलेंगे। वो EWS में भी आ जाएंगे, वो जो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन है उसके 50% के भी भागीदार होंगे और जो लालू यादव धर्म के आधार पर देना चाहते हैं वो भी आरक्षण होंगे। तो ये बड़ी विसंगतियां होंगी। तो इस तरह के बयान सिर्फ वोट लेने के लिए दिए जाते हैं और पोलराइज करने के लिए कि क्योंकि हमारा MY गठबंधन है उसको पोलराइज प्रकार से अपने साथ करने वाले बयान लालू दे रहे हैं। और आरोप सुधांशु जी आपकी पार्टी पे लगता है। लालू जी ने उसके बाद जो एक करेक्शन या अपना जो क्लैरिफिकेशन दिया, उसके बाद आरजेडी के एक नहीं आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं ने बयान दिए और बोला नहीं नहीं लालू जी ने तो कर लिया लेकिन बीजेपी तुष्टीकरण कर रही है। असली तुष्टीकरण तो बीजेपी करती है। आरक्षण ये मांगे धर्म के नाम पे, तुष्टीकरण बीजेपी करती है। ये क्या है? दानिश जी आ रहा हूं उसके बाद। देखिए, जो अनंत विजय जी ने कहा वो एकेडमिक बात हो रही, बिल्कुल सही। अब मैं इसमें पॉलिटिकल बताता हूं जी। सीमांचल में चुनाव था तो जो कुछ लालू यादव जी ने सवेरे बोला उनका पर्पस सॉल्व हुआ, शाम तक आते आते लीपापोती कर दी ताकि अगले चरण के लिए कहने का बचाव हो जाए। दूसरा कारण यह है कि आज की डेट में कांग्रेस जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है उसका बीजेपी से मतलब नहीं है, ना उसका देश से मतलब है। उसको लड़ाई लड़नी है किसमें? उसको लड़ाई लड़नी है इन क्षेत्रीय दलों से। जातिवाद का भी राजनीति क्षेत्रीय दलों का कोर था और हार्ड कोर मुस्लिम पॉलिटिक्स, मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की पॉलिटिक्स भी इन दलों का था। तो कांग्रेस की रणनीति यह है कि क्षेत्रीय दलों का राजनीतिक आधार समाप्त कर दिया जाए ताकि जब भी कभी, ये मैं विश्लेषक के नाते बोल रहा हूं, मतलब इसको थोड़ा भाजपा प्रवक्ता से लगे, ताकि जब भी कभी यदि कभी भविष्य में भाजपा हटे तो हमारी स्पेस अपोजिशन की सिर्फ हमारे पास रहे। आप देखिए वो एक्सट्रीम लेफ्ट का भी एजेंडा लिए चले जा रहे हैं कि हम प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये करेंगे, लेफ्ट का खेल खत्म। अब वो कह रहे हैं हम कास्ट सेंसस करेंगे। अरे ये सब तो आरजेडी एसपी का एजेंडा था, वो भी खत्म। हम मुस्लिमों को रिजर्वेशन देंगे, ये सब डीएमके को बोलना था या आरजेडी और इनको बोलना था, उनको भी खत्म। तो वास्तविकता में कांग्रेस का प्रहार जो है वो इन दलों के ऊपर पड़ रहा है। इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं और उनको इसकी भी कोई चिंता नहीं है। इससे देश, समाज, संविधान, किसी का क्या होता है, वो सारी की सारी बातों से वो पूरी तरीके से दरकिनार होते जा रहे हैं। मगर मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूं, बड़े आश्चर्य होता मुझे एक सैद्धांतिक बात पे। भाई मुस्लिम समाज तो कहता हम तो बराबरी की बात करते हैं और उसके बाद मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि छाती ठोक ठोक के कहते हैं हमारे भी हैं, हमारे ओबीसी भी हैं, हमारे फला जाति ओबीसी, हमारे फला जाति ओबीसी। अरे भैया, दो में से एक बात साफ साफ कह दो, या तो कौन बराबरी का मजहब नहीं है, हम मजहब बदलने के बाद भी हमारे यहां ऊंच नीच रहती है। ये गजब का दोनों पक्षों की बात है। मतलब एक तरफ तो हम ऐसे मजहब में एकदम बराबरी की बात करते हैं और जैसे ही मजहब में आ जाते हैं, नहीं अब तो हमारे यहाँ सैयद अलग है, शेख अलग है, बहना अलग है, अंसारी अलग है, गद्दी अलग है, घोसी अलग है। भैया ये सब क्या है? मकड़ जाल। और ये वो कम्युनिटी है जिसने इस देश पे हुकूमत की और सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक थे। अरे साहब, आप कहते हैं टीपू सुल्तान साउथ से शुरू करिए और वहां से लेके हैदराबाद के निजाम से लेके और गोलकुंडा और बीजापुर से लेके अभी आजादी के समय तक जूनागढ़ के नवाब, भोपाल के नवाब, लखनऊ के नवाब, रामपुर के नवाब, पटौदी के नवाब। और अब कहते साहब हम पिछड़े हो गए, हम क्यों पिछड़े हो गए? मदरसे पढ़ना शुरू किया।
पहले कहो मदरसे में पढ़ेंगे, फिर कहो हम तो शैक्षिक ढंग से पिछड़े हो गए। पहले बहुत साफ कर लो भाई, मदरसे की पढ़ाई अगर पढ़ाई है तो शैक्षिक ढंग से पिछड़े नहीं हो, मगर पहले कहोगे जी हम मदरसे में पढ़ेंगे फिर हम शैक्षिक ढंग से पिछड़े तो हमें आरक्षण चाहिए। तो ये जो षड्यंत्र है इसे भली भांति समझने की जरूरत है देश को, ये मैंने एक विश्लेषण देने का प्रयास किया। ओके दानिश जी आ रहा हूं। लारी जी अब आपको समझ आ गई होगी डिबेट, अब जो आप उंगली उठा रहे हैं 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। रिजवी साहब सुना आपने सुधांशु जी को? हाँ बोलिए। रिजवान साहब आ रहा हूं, 30 सेकंड्स, 2 लोग बोले नहीं है फिर आ रहा हूं। गुफ्तगू बड़ी दानिशमंदाना होती है, लेकिन इस वक्त लग रहा है कि ये भी कंफ्यूज हैं कुछ। अच्छा, बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं जिस तरीके से मुसलमानों के बारे में जो बातें कह रहे हैं। पसमानदा अभी जो ये लेकर के आए थे, ये कौन लेकर के आया था? खुद बीजेपी लेकर के आई थी। इस पे भी मैं बात नहीं करूं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस को मुसलमानों को मसीहा बना रही, कहीं समाजवादी पार्टी को मुसलमानों को मसीहा बना रही, कहीं लालू प्रसाद यादव को मुसलमानों को मसीहा बना रही। अरे भैया ये मसीहा नहीं है। अगर ये मसीहा होते और ये मुसलमानों का भला चाहते, आपको याद होगा कि एक मर्तबा यही ये समाजवादी पार्टी ने, मुलायम सिंह जी ने अपने मैनिफेस्टो में 18% रिजर्वेशन की बात कर दी थी, और उसके बाद आप ही की तरह, आपकी पार्टी की तरह उसको जुमला करार दिया था। और मैं ये कहना चाहता हूं अगर ये वाकई ये लोग हमदर्द होते, जैसा कि आप हमदर्द साबित करना चाहते हैं, तो आज मुल्क के मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर नहीं हो जाती। आज मुल्क के मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है, और मुसलमानों को तो स्टेज लायक नहीं रखा गया। मैं बार बार ये कहता हूं जिस तरीके से मुसलमानों को अपोजिशन बना करके पेश किया जा रहा है, और आज तो ऐश्वर्या भाई ने जो पोस्टर बनाया, जो थंबनेल बनाया, वो गजब का था। क्या हो गया? गजब का वो ये था कि उसमें पीएम एक तरफ बैठे हैं और दूसरी तरफ मुसलमान जो है वो रस्सियों में बंधा हुआ है। अच्छा, रस्सियों में बंधा हुआ है। आपने दूसरी तरफ नहीं देखा? आपने दूसरी तरफ नहीं देखा? आप बैठे, आपको कोई नहीं खींच रहा, नहीं पर आपको कोई नहीं खींच रहा, आप बैठिए। मैंने बाहर कहा कि भैया मुझे भी रस्सी उससे बांध दो। अच्छा, और उसमें कोई मतलब आपने वो पूरा देखा नहीं, आप उसे अपने हिसाब से करें, कोई बात नहीं। खींच रहे हैं और राहुल खींच रहे हैं, और उसमें एक बार आप ही ने कहा था कि हम क्या कोई कॉमोडिटी हैं? नहीं, वही हमें जब कोई जब चाहे वहां खींच। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने तो आप ही की बात को डिबेट किया। हाँ बोलिए बोलिए, डोंट गो ऑन जिप अंटिल आई टेल यू। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ऐश्वर्या भाई, बोलिए बोलिए कि विंडोज में जाइए। ये क्या मुसलमानों को तमाशा बना के रखा है? अरे भाई मुसलमान इस मुल्क का इज्जतदार शहरी है, मुसलमान इस मुल्क का हिस्सा है, और जिस्म का कोई हिस्सा कमजोर होगा तो मुल्क मजबूत नहीं होगा। ओके, इस बुनियाद पर मुसलमानों को राहुल जी आ रहा हूं, मजबूत कीजिए, ओके पॉइंट चाहिए। ओके डॉक्टर अहमद बोलिए, क्विक रिस्पॉन्स। हाँ लारी जी और दिनेश जी आना था। दानिश जी आ रहा हूं। जी हाँ, 2-3 बातें हैं। एक हमारे भाई ने बोला लालू जी की बात पर कि ये एकेडमिक बात है, जिसपे सुधांशु भाई ने भी अपना राहुल देव जी वरिष्ठ पत्रकार। मेरे सम्मानित साथी, ये एकेडमिक बात नहीं है। ये एकेडमिक बात इस मारे नहीं है क्योंकि इतिहास बताता है कि तुष्टीकरण के लिए इस देश में बहुत कुछ किया गया है। अब कोई चैनल पर बैठकर बोल दे कि मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया गया, तो भैया ये तो एहसान फरामोशी। बीच में कोई नहीं बोला। अरे भाई रिलैक्स, डिबेट का, पर आप बीच में नहीं बोलेंगे, अपने अपने टाइम पे बोलेंगे। रिलैक्स हो रही है। ये तो पता है मुझे, डिबेट हो रही है, मुझे क्या बता रहे हैं? नहीं बिटको मत, आराम से बैठो, आराम से बैठो, आराम से। अब टॉपिक पे रहिए। अरे बिटको मत बेटा। अच्छा टॉपिक बहुत छोटे हो, टॉपिक पे बिटको मत। बड़ा छोटे की बात भी कहा था कि बड़ा छोटा नहीं होता है यहाँ पे। टॉपिक यहाँ पे उम्र के हिसाब से लोग नहीं बुलाए गए। आप टॉपिक थैंक यू। हाँ टॉपिक प्लीज कंप्लीट। चुप रहो बेटा। अच्छा प्लीज बेटा चुप रहो। डॉक्टर अहमद प्लीज, थैंक यू। हाँ टॉपिक। तो ऐश्वर्या भाई जी, ऐश्वर्या भाई जी, 1967 में एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस हटा दिया गया था, 1981 में फिर लागू कर दिया गया। ये क्या था? जैसा अभी बोला, एएमयू और जामे मिलिया से दलितों का रिजर्वेशन हटा दिया गया, कर्नाटका में सारे मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया गया। शाबानो क्या था? तो ऐसे तुष्टीकरण की बातें सिर्फ एकेडमिक नहीं होती, धरातल पर हम लोग इन चीजों को महसूस कर चुके हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो लालू जी ने बोला है ऐश्वर्या भाई, मुझे ये पोलराइजेशन नहीं लगता है। ओके पॉइंट चेक। दानिश जी लगता है। दानिश जी चले गए। लारी ओके तारिक अहमद लारी समाजवादी पार्टी बोली नहीं है अभी बनने के बाद। दानिश जी का फ्रेम चला गया। एक मिनट बोलिए इंडिया अलायंस बनने के बाद सुधांशु जी को रखिए बीच में। वैसे ही इंडिया अलायंस को जा रहा है, मुस्लिम वोट तो वैसे ही इंडिया अलायंस को जा रहा है। तो ये सारी बातें बोलना सुसाइडल लग रहा है मुझे। पोलराइजेशन। ओके तारिक अहमद लारी समाजवादी पार्टी। अब तो नहीं बोलेंगे तारिक जी, बोलो।
डिबेट समझ आ गई, बोलिए। वेरी स्मार्ट समटाइम लारी। मैं तो सवाल फिर भी पूछूंगा आपसे। मैं तो उस समय उंगली उठाया था, सुधांशु जी की कुछ बातें थी उस पर मैंने उंगली उठाई थी। पूछिए पूछिए, आपका तो सवाल अभी तक नहीं आया। पूछिए जनाब, पूछिए। अरे सवाल आप पूछेंगे कि मुझे अरे भाई समाजवादी पार्टी सब यार यही ना, आप लोग चाहते टाइम बोल। अरे भैया समाजवादी पार्टी सपोर्ट करती है कि नहीं करते, आप बता दीजिए। यू आर ट्राइंग टू बी स्मार्ट, तो लेट्स बी स्मार्ट। बताइए समाजवादी पार्टी क्या चाहती है, उत्तर प्रदेश में हो, देश में हो? क्योंकि आप तो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, तो बताइए प्लीज। थैंक यू। अच्छा लारी साहब बताइए ना। पहली बात यह है किस जगह पे आरक्षण मुसलमान का नहीं है। आशुवारी जी पहले ये बताइए किस जगह आरक्षण नहीं। आप तो हर जगह गिनाते, इवन यूपी में मुस्लिम आरक्षण है। तो इसलिए ये बात तो खारिज कर दी है कि धर्म के आरक्षण नाम पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। पहली बात तो ये खारिज कर दी है। अब मैं बात करता हूं हमारे बहुत ही ज्ञानी, परम आदरणीय और इस पृथ्वी के सबसे पहले व्यक्ति मोदी जी की, जिन्होंने इस देश को 2014 में आजाद कराया और हम लोग को कपड़े पहनने से कहा। हम लोग उसके बाद ही तो पैदा हुए हैं। तो वो जनाब साहब कह रहे हैं कि आरक्षण ही छीन लिया जाएगा। मैं तो कहता हूं कुल 6% की आबादी, उनको आरक्षण देके बाकी सब ओपन कर दो। सिर्फ 6% आरक्षण दो, बाकी सब ओपन कर दो, यही कहानी खत्म, कहानी फिनिश, दी एंड। मोदी जी यही कर दीजिए कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 6% की आबादी है, 6% आरक्षण दिया, बाकी खत्म। इस पर बोलिए आप। कहा आपने कह दिया, कितना बड़ा झूठ है आप। प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर उसकी गरिमा को तारमतार करने वाले व्यक्ति को आप चाहते हैं कि हम लोग इज्जत दें। वेरी गुड, नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ऐसा प्रधानमंत्री आपको मुबारक हो, मेरे लिए नहीं। प्रधानमंत्री सबके हैं, देश के हैं, मेरा प्रधानमंत्री है। ओके ठीक। सुधांशु त्रिवेदी, समाजवादी पार्टी का अपने पॉइंट ऑफ व्यू सुना, समाजवादी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना। हाँ कहते हैं सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। सर सुधांशु जी जो बात कहते हैं, सुधांशु जी जो राहुल जी आ रहा है कि मुसलमान कहता है कि हम एक है और इसमें कह रहा हम अलग है। बोल लीजिए जनाब सुधांशु जी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि हम अलग हैं। रिजवान साहब आ रहा हूं, 2 मिनट दीजिए। एक है, किस मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसने पूरे हिंदुस्तान में जो आरक्षण मिला हुआ है उस पर यह कहा हो कि आप और आरक्षण दीजिए। और आरक्षण के लिए आप तारिक अहमद लारी को इंक्लूड करिए क्योंकि वो शेख है। ओके, पॉइंट है। सुधांशु जी काउंटर, सुधांशु जी का जवाब है। शायद तारिक अहमद लारी साहब को नहीं पता है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने कहा है कि पूरे मुस्लिम समाज को दे देंगे, तो उसमें शेख, सैयद, कुरैशी, पठान सब इंक्लूड हो गए। ये ऐसे नहीं कहा जा रहा, जो बगैर उसके दिया गया है वो तो समझ में आता है, मगर जो मुस्लिम के नाम पे देने की बात है वो। अब जो तारिक अहमद लारी साहब ने बड़ी मजेदार बात कही, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये पता नहीं 6% किसके लिए कह रहे थे कि 6% किसको दे दो, मुझे समझ में ना आ रहा 6%। मगर भागीदारी की बात आजकल बड़ी मजेदार है ऐश्वर्य जी। जो लोग हम लोगों से पूछते थे मुसलमानों को कितने टिकट दिए हैं, पूछिए ये महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र में मुसलमानों को कितने टिकट दिए हैं। यह बताइए, 545 सीटें हैं, इंडी गठबंधन से पूछेगा 20% के हिसाब से 120 टिकट दिए हैं। चुनौती से कहता हूं दिखा के जाइएगा 120 मुसलमानों को टिकट दिए हो तो। यह है असली संख्या भारी। और लारी साहब, अगर आप कहेंगे कि किसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो ईमानदारी से कह दीजिए कि मुसलमान 14% हैं। फिर हिंदुस्तान में सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास क्यों है? उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए जितनी संख्या भारी है, अन्यथा मंदिरों से ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास जमीन भारी है, मगर उसके बावजूद जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी भागीदारी है। इसीलिए जनता के अंदर बहुत समझदारी है और आप उस समझदारी के ऊपर कोई गलती मत करिए। मगर एक फैक्ट बोलना चाहता हूं, देखिए रिजवान साहब यहां बैठे हैं और राहुल देव जी पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में आजादी के समय 20% मुसलमान था ब्यूरोक्रेसी में। पढ़ाई लिखाई में मुस्लिम सबसे आगे था। 1931 की सेंसस में यूपी में रेट ऑफ लिटरेसी 8% थी। हिंदुओं में सबसे जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी मानी जाती थी ब्राह्मण, वो 15%, क्षत्रिय 13%, सैयद मुसलमान 24%। और कोई ये एलबी ना ले कि सब पाकिस्तान चले गए। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश से सिर्फ 5-6 लाख मुसलमान गए थे। आजादी से पहले मुसलमानों की आबादी 15.3% थी, उत्तर प्रदेश में 14.5% रही। हमने बचपन में लखनऊ में शेवरलेट पे चलने वाले बड़े से बड़े डॉक्टर, प्रोफेसर, जज
और सब कुछ देखे हैं, और जिसने ना देखे हो तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, आजादी के बाद सबसे इंटेलेक्चुअल कम्युनिटीज में उस्ताद फरीदुद्दीन डागर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली और उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अमजद अली खां, बड़े से बड़े शायर मजरूर सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, जिगर मुरादाबादी, जोश मलियाबादी, हजरत जयपुरी, ये सब कहां चले गए भैया? ये देखते देखते पिछड़ भी गए, आर्थिक दृष्टि से देखते देखते निपट भी गए। क्यों निपट गए? ये सब 1976 में जब ये देश सेकुलर बना और सेकुलर का दुरुपयोग किया गया, उसके बाद ऐसा मदरसे में ढेला गया कि सबसे इंटेलेक्चुअल जो कम्युनिटी मानी जाती थी, शेर और शायरी के लिए बड़ा दिमाग चाहिए होता था, वो कहती आज हम सबसे पिछड़ गए। गजब है भैया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2013 में आई, 67 साल देश की आजादी को हो गए थे, 6 साल बीजेपी का शासन रहा था और 61 साल सेकुलर दलों का शासन रहा था। किसने मारा आपको? हमने नहीं मारा, इस सेकुलर सियासत ने मारा। तो मैं एक बार जो पार्लियामेंट में बोल चुका था, दोबारा वो बोलता हूं, किसी को किसी की अदावत ने मारा, किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। मगर आंखें खोलो मेरे भाई, आज भी वो तुमको मार ही रहे हैं। तुम्हारे दिल में खौफ पैदा करते हैं बीजेपी आएगी तो खा जाएगी, खा जाएगी, खा जाएगी, कुछ नहीं होता। वो आपकी पूरी लियाकत और आपकी सदाकत खाते चले जाए। ओके, दानिश भाई बोले नहीं है अभी तक। दानिश जी आ रहा हूं, प्लीज होल्ड ऑन। रिजवान साहब आप बोल चुके, मैं आ रहा हूं दोबारा आपके पास। दानिश जी बोलिए। सुधांशु जी का जवाब दे लेना। आप दीजिएगा, रिलैक्स। जब बोलना था तब तो आप बोलो कर रहे थे, अब रुकिए, होल्ड कीजिए। दानिश जी कहना चाहता हूं कि दरअसल रिजर्वेशन के ऊपर जब बात है ना, तो सुधांशु भाई बहुत सारा बोले, बहुत सारे दूसरे साथी भी बोले, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस तरीके से जो पैरामीटर्स भारतीय जनता पार्टी की टॉप मोस्ट लीडरशिप पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान व्यक्ति नरेंद्र मोदी इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह से वो निशाने पर लिए हुए हैं मुसलमानों को, देश के अंदर में मुसलमानों का तमाम तरीके से बाइकआउट कराने का जो पूरा कॉन्स्पिरेसी में आप देखिए, इंडी गठबंधन के नाम से जो विरोध किया जा रहा है या फिर दूसरी तरफ से आरक्षण के नाम पर जो देने की बात है। पिछले 70 सालों में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या उसके अलावा की भी पार्टियां रही हो सत्ता में, इन तमाम लोगों ने जो बातें की हैं वो तमाम कागजी बातें हैं। सुधांशु भाई जो बात कह रहे हैं कि 1930 में क्या स्टेटस था, 22 में क्या था, 25 में क्या था, और जिन बिस्मिल्लाह जी का और बाकी जो लोगों की बात कर रहे हैं उनकी उम्र देख लीजिएगा। अगर देश में एलीट क्लास जो तबका था वो तमाम यहां से चला गया और उसके बाद जो गरीब गुरबा मुसलमान यहां रह गया, ये कमीशन के रिपोर्ट बताते हैं। और जो आधार है इस देश में रिजर्वेशन के लिए बात कही जा रही है, तमाम आधार खत्म कर दूं मैं ऐश्वर्या, वो तमाम आधार जो हैं वो धर्म के आधार पर नहीं है। सुनिए ऐश्वर्या 10 सेकंड, वो धर्म के आधार पर नहीं है। वो तमाम आधार जो हैं आपके सामाजिक और बाकी जो पिछड़ापन है उसका आधार है। अब अगर आपको ये परेशानी है तो मुझे ये बता दें सुधांशु भाई कि आप मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट कैसे करेंगे? सुधांशु जी क्विक रिस्पॉन्स, राहुल जी आ रहा हूं उसके बाद सीधा। सुधांशु जी क्विक वाला मैं बता रहा हूं, हमें करने की जरूरत नहीं है। मैंने मुसलमानों के इतने बड़े बड़े लोगों के नाम गिनाए, इन्होंने कहा कि वो सब चले गए, अब यहां कौन रहेगा? आज मुसलमानों का प्रतिनिधि कौन? इशरत जहां, याकूब मेनन, अबू सलेम, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, छोटा शकील, ये बताइए बुरहान वानी। अरे आप अपनी बात करिए ना भैया, आप इनसे जिस दिन अपने को जोड़ना छोड़ देंगे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अब भाई पूरी बात सुनिए, चिल्लाइए नहीं, मैं आपके बीच में नहीं चिल्ला रहा था। दानिश जी बीच में नहीं, दानिश जी बात करिए, आ रहा हूं। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला। दानिश जी डोंट डू दिस, मैं सिर्फ सुनिए, पूछ रहा हूं। अरे सुनो मेरे भाई, दानिश जी नो थैंक यू। जिस दिन आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बोलिए क्या यार, बोलिए चिल्लाना शुरू कर देते हैं। सुनिए, जिस दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनसे बड़ा साइंसदान आलम इस्लाम में पैदा नहीं हुआ पिछले 300-400 सालों में, उसके साथ मुसलमान अपने को नहीं जोड़ता। वो वीर अब्दुल हमीद के साथ नहीं जोड़ता जिसने परमवीर चक्र पाया। भारत की सेना का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के साथ नहीं जोड़ता। और पहली शहनाई जिसने बधाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 1947 में, उसे भारत रत्न 2001 में मिलता। अटल जी की सरकार में 50 साल सेकुलर सरकार नहीं देती है। और तमाम आतंकवादियों को, हजरत बल के मस्जिद में बैठे आतंकवादियों को बिरयानी देती है, मगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न नहीं देती। मेरे भाई,
बीमारी आपके अंदर है, संभालो अपनी बीमारी को। और ये बीमारी ऐसी है वो अपने आप पे सबको निपटा देती है। चिंता मत करिए, पाकिस्तान जी, आ रहा हूं, में बीमारी आ गई थी, वो निपट गए। आपके अंदर बीमारी आ रही है, आपके लिए समस्या है। एक से एक दानिशमंद है। मुसलमानों में अपनी अखिलियत को, अपनी लियाकत को पहचानिए, अपनी क्षमता को पहचानिए, अपनी बुद्धिमत्ता को पहचानिए, तब आपकी ताकत बनेगी। मुझे लगता है रिजवान साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। ओके, राहुल देव जी कुछ कह रहे हैं। रिजवान जी आ रहा हूं, प्लीज होल्ड। हाँ रिजवी जी प्लीज। हाँ राहुल देव जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राहुल जी। मैं ये कहना चाहता था कि लालू यादव जी के बयान की हम सभी निंदा कर रहे हैं, मैं तो कर ही चुका हूँ, और जाहिर है कि उन्होंने ये क्यों कहा। लेकिन मुझे सुनाई नहीं पड़ा अभी तक कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वर चल रहा है इस पूरे चुनाव अभियान में, कि जो जिन ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपके महिलाओं ने छोटा बहुत जो सोना चांदी जमा करके रखा है शादी और उस बेटी को उसके लिए, वो छीन लेंगे। और अब तो उन्होंने आज जो वो लगातार बोल रहे हैं कि ये लोग SC, ST, OBC सारे आरक्षण को लेकर ये मुसलमानों को दे देंगे, तो ये किसने कहा है? ये कहाँ लिखा गया है? किस घोषणा पत्र में है? क्या कांग्रेस के किसी जिम्मेदार नेता ने कहा है? क्या राहुल गांधी ने कहा है? प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कहां से आ गई? कहीं लिखी है? किसी ने बोली है? ओके, सर्वे के आधार पर तो ये जो जहर फैलाया जा रहा है वो हमारे सर्वोच्च नागरिक कर रहे हैं ये। ओके, कमिंग उस पर कहां है? उस पर कौन चिंता कब हम करेंगे? उससे जो संदेश जा रहा है दुनिया में और पूरे देश में, उसकी चिंता हम कब करेंगे? ऐश्वर्या भाई, आ रहा हूं डॉक्टर साहब, होल्ड कंट्रोल। इट्स गुड टू हेयर राहुल देव जी कि आप राहुल जी को, अभी भी राहुल गांधी जी को एक सीरियस नेता, सीनियर नेता लेते हैं। एनीवेज, रिजवान अहमद जी, डॉक्टर साहब बोलिए। पहली चीज राहुल गांधी जी के मैनिफेस्टो में नहीं, लेकिन मैनिफेस्टो को जब इलेबोरेट किया गया तो राहुल गांधी ने स्पष्ट अपने मुंह से बोला है कि आप सबका सर्वे होगा कि किसके पास क्या है, उसके बाद आप लोगों में, गरीबों में उसका वितरण किया जाएगा। यह राहुल गांधी ने स्पष्ट बोला है अपने भाषण में। अब आप उसको कैसे देखते हैं, मोदी जी कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये बात आ रहा हूं। दूसरी बात, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। कुरैशी भाई ने और रिजवी भाई ने, दोनों ने यह कहा कि कांग्रेस भी बेकार, सपा भी बेकार, लालू भी बेकार, वामपंथी भी बेकार और भाजपा तो बेकार है ही। तो आज के नेशनल टीवी पे बता दें कि भैया ये बता दो कि आप लोग खुश किसके साथ रहोगे। क्या ओवैसी को प्रधानमंत्री और तौकीर रजा को गृह मंत्री बनवा दूं तब सेटिस्फाई होगे, या तब भी शिकायत करते देंगे? जनता बनाएगी यार, हर पार्टी से तो तुम लोगों को शिकायत है। नहीं कि हाथ में हद है यार, हद है। मतलब ऐसी एहसान फरामोशी करोगे। जी कहां है? लाड़ी जी कहां? 60 साल तुम्हें निवाला खिलाया, उनको भी तुम लोग गाली दे रहे हो। कमाल के लोग हो यार तुम लोग। क्या निवाला खिलाया? रिजवी जी, क्या निवाला खिलाया? संजय को और मैंने तो सुधांशु जी को जवाब दिया था। अरे तो सुधांशु जी को बता दो ना। रानी जी आ रहा हूं, रिलैक्स। अभी सुधांशु जी ने बहुत सारे नाम दिए। सुधांशु जी आप बताइए, जवाब नहीं। क्या ये चाहते हो? रानी जी आ रहा हूं। क्या ये चाहते हो क्या इस देश में? ऐसा है, उन्होंने एहसान नहीं किया है। बेकार की बात, एहसान नहीं किया उन्होंने, जो हमारा हक का नहीं दिया। एक मुंह में क्या बात कर रहे हैं आप? बना दिया तुम लोगों को। आज हमें ऐसा बना दिया है कि हम स्टेट लायक नहीं बचे, कैबिनेट लायक नहीं बचे। सुधांशु जी अभी कह रहे थे, मैं सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं, तुम्हारी हरकतों से बने हो। मैं सुधांशु जी से अभी बहुत रिजवान जी प्लीज रिलैक्स। मैं कहता हूं, और डॉक्टर अहमद प्लीज देखिए, आपने कैबिनेट से उनको हटा दिया। बैठ के पता नहीं कहां से आ जाते हैं। कैबिनेट लायक नहीं थे। 50 IAS बने, यूपीएससी 50 मुसलमानों ने क्लियर किया है। 50 मुसलमानों ने, मालूम है कुछ? क्या कैलिबर? एक सेकंड, नाउ एवरीवन क्वाइट फॉर अ मिनट। नहीं, फॉर अ मिनट। अरे भाई, फॉर अ मिनट क्वाइट, रिलैक्स। आनंद विजय जी को लाइए। राहुल देव दानी जी, ये रिजवान अहमद जी, अभी जो आपने कहा 50 मुसलमानों ने खिलाया, मैंने तो कैलिबर देखता हूं, मैं तो नाम आप खान और कपूर में अभी तक अटके रहेंगे। आप कैलिबर देखिए। एक सेकंड रिजवी जी, आनंद विजय जी, सुधांशु जी आ रहा हूं, एंड में आ रहा हूं। आनंद जी,
कैलिबर देखते हैं। हमने तो ये नहीं देखा कि यूपीएससी 1 जो पहली रैंक किसकी आई है, उनकी क्या कास्ट है, वो कौन से, ये सब देखा जाता है। ये देखा जाता है भाई कि भाई कितना कैलिबर है। ये क्या, ये जाति पे ये कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, धर्म के नाम पे क्या हो रहा है? आनंद जी जी मैंने शुरुआत में जब कहा था आरंभ में कि अकादमिक बहस में नहीं फंसना चाहिए, तो दरअसल जब आपने एक पत्रकार महोदय से शुरुआती प्रतिक्रिया ली थी, पत्रकार महोदय क्या होता है, नाम लिया कीजिए ना। शरद जी थे, हाँ बोलिए। लालू यादव के बयान को वो एकेडमिक रूप देना चाह रहे थे। लालू यादव के बयान पर जिस प्रकार से पॉलिटिकल बयान है, प्रधानमंत्री ने उसी प्रकार से उसको पॉलिटिकली उसका इस्तेमाल किया। इस बात में किसी को आपत्ति या किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जिस प्रकार से राजनीतिक तौर पर किसी बात को लेकर आगे बढ़ा देते हैं, वो क्षमता इस वक्त भारत की राजनीति में नहीं है। दूसरा बात, आदरणीय राहुल जी ने कहा कि राहुल गांधी जी ने कहीं नहीं कहा या कहीं नहीं लिखा। मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहूंगा कि 7 तारीख को तेलंगाना की बैठक भाषण में राहुल गांधी ने जिसमें एक्सरे वाला मशहूर बयान दिया था, उसी में उन्होंने कहा था कि पूरे देश का एक्सरे कर देंगे। उसके बाद उनके पिताजी के मित्र और उनके गुरु सैम पित्रोदा जी, सत्यनारायण जी ने भी ये बात कही कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से ऐसी आवाज आई नहीं है। तो हम कांग्रेस पार्टी की बातों को लिखित तौर पर माने और प्रधानमंत्री की बातों को जो पॉलिटिकल रैली में भाषण दिए जाते हैं उनको अंतिम तथ्य मान लें। तो ये मुझे लगता है कि एक यही, इसीलिए मैंने कहा कि जब हम सिलेक्टिव हो जाते हैं तो मुझे एक तरफ की चीजें दिखाई देती, दूसरे तरफ की नहीं दिखाई देती। जबकि राहुल जी ने आज जो बात आरंभ की थी वो बड़ी समग्रता में और हॉलिस्टिकली की थी, मुझे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन बाद में फिर वही उन्होंने थोड़ा सिलेक्टिव रास्ता आ रहा है सर। अभी उनकी अभी राहुल जी का काउंटर आ रहा है, एंडिंग होलिस्टिकली होगी, टेंशन मत लीजिए राहुल जी। सुधांशु जी आ रहा हूं जवाब देने के लिए। अनंत जी, मैं किसी पर, आप पर भी सीधे टिप्पणी नहीं करता, अब भी नहीं करूंगा। आपको जो कहना है कहिए, लेकिन प्रधानमंत्री के शब्दों को सैम पित्रोदा जैसे व्यक्ति के अनधिकृत बयान से जोड़ना और उनको समकक्ष करना आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। यानी सब बराबर हैं। चुनाव अभियान का मतलब यह हो गया कि कोई कुछ भी कह सकता है। हम अपने प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा करते हैं? अगर हमारे प्रधानमंत्री चुनाव के समय मर्यादा का, संतुलन का, सम्यक बातों का सबसे अच्छा श्रेष्ठ उदाहरण पेश नहीं कर सकते तो देश किसको, अब किससे उम्मीद करेगा? ये क्या बात कर रहे हैं आप? सैम पित्रोदा ने जो कहा वो ऐसा किया जाएगा, पहली बात ये उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा, एक उदाहरण दिया उन्होंने इनहेरिटेंस का, आप दोबारा सुन लीजिए उसको। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा किया जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी कुछ तो सोचना। आनंद जी लास्ट में। थैंक यू। ओके राहुल जी। चलिए, तो मैं आप एक बात कहता हूं राहुल देव जी, ये इनहेरिटेंस जो विरासत की बात कही गई है, तो विरासत के लिए तो अलग अलग कानून है। मुसलमानों की विरासत तो पर्सनल लॉ से गवर्न होती है। तो मैं चुनौती से कहता हूं राहुल गांधी और सैम पित्रोदा बता दें कि यह विरासत किसके ऊपर लागू होगी? यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में सब पे लागू होगी या एक पे लागू होगी? हर जगह दिखाई पड़ रहा है कि खांचा क्या खींचा जा रहा है। और राहुल गांधी इतने विक्षिप्त हो गए हैं। अभी उनका एक वीडियो आया आईआईटी में, देखिए वहां पे बैठा कौन है, वो अगर सवाल पूछता है वो कहता है कि अगर वो अपर कास्ट बैठा है उसकी जगह तो दलित फेल हो जाता है, अब दलित जब बैठा दिया जाए तो अपर कास्ट फेल हो जाएगा। अरे भाई, मैं कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, मूर्खता और विक्षिप्तता की सीमा है। अरे भैया, तेरे पिताजी के बाबा ने आईआईटी बनाई थी तो एक जर्मनी के कोलैबोरेशन से, ब्रिटेन के कोलैबोरेशन से, एक रशिया के कोलैबोरेशन से, एक यूएसए के कोलैबोरेशन से। हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है, रेस्निक हेलिडे की फिजिक्स पढ़ी है, यूरोडॉफ की मैथमेटिक्स पढ़ी है। मेरे भाई, रशियन राइटर यूरोडॉफ की मैथमेटिक्स में दलित सवर्ण कहां से आ गया? रेस्निक हेलिडे जो कि फिजिक्स का है, लिखता है, बर्कले सीरीज पढ़ी फिजिक्स में, उसमें दलित सवर्ण कहां से आ गया? इसलिए मैं कहता हूं राहुल गांधी बिल्कुल जैसे लगता विक्षिप्त हो गए हैं, पता नहीं कौन। मतलब एक आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक शब्द प्रयोग किया था कि कांग्रेस पार्टी इस समय इस कदर मतिभ्रम हो गई है कि ये वामपंथी वेताल आकर उनके सर पर बैठ गए। उन्होंने बड़ा बढ़िया मजेदार शब्द प्रयोग किया था, वामपंथी वेताल।
ये वामपंथी वेतालों ने कंधे पे बैठ के पता नहीं क्या घुमाया है कि उनको यही नहीं समझ में आता कि हम किसको निपटा रहे हैं, अपने को निपटा रहे हैं कि दूसरे को निपटा रहे हैं। और भाषा की मर्यादा की बात राहुल जी ने सही बात कही, राहुल देव जी का मैं समर्थन करता हूं, पर प्रधानमंत्री जी के लिए क्या बोलते हैं, वो डरता है, उसका पैर कांपता है। और वो जब नीचे गया समुद्र में, ये शब्द प्रयोग होता तू तड़ाक, और कहते समुद्र में गया डुबकी लगाने। अरे भाई वो स्कूबा डाइविंग करने नहीं गए थे, वो द्वारका को देखने गए थे। यह है राहुल गांधी की विदेशी मानसिकता कि भारत की समृद्धि की प्रतीक द्वारका, जिसे हम लोगों के जमाने में हिस्ट्री में पढ़ाया गया, राहुल जी उसकी निंदा कर चुकी है। इसलिए इसमें राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के प्रति तो अवमानना ही है, भारतीय संस्कृति के प्रति अज्ञान और अवमानना दोनों दिखती है। ओके ओके राहुल जी बोल लीजिए, लास्ट पर मैं एंड कर रहा हूं। मैं राहुल गांधी के इस भाषा का इसकी निंदा करता हूं। ओके राहुल जी, राहुल गांधी की भाषा की निंदा करें। क्या आप प्रधानमंत्री के इन शब्दों का उसकी निंदा करेंगी? ओके करेंगे सुधांशु जी, लेकिन जनता जरूर डिसाइड करेगी ये कौन किसको खत्म या करने के नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं अनंत विजय जी। सुनिए सुनिए सुनिए, बोलिए बोलिए अनंत जी, लाइट चले गई आपकी। मैं जवाब दे रहा हूं, बोलिए जल्दी, एक लाइन के। राहुल जी, राहुल देव जी, इतना आसान नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ ये नहीं बोला गया है मर जा मोदी, कबर खुदेगी, बोटी बोटी काट डालेंगे, हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत। मैं चुनौती से कहता हूं, हमने अभी किसी कांग्रेस के नेता की मौत की कामना कभी नहीं की, चाहे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई हो। ओके बहुत बहुत धन्यवाद, टाइम कम है। और एक भी बयान गलत है, सब कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने बोला है। मैं आज बता रहा हूं, अभी जो तीसरा चरण, माफी मांगने में तो सर बहुत बड़ी बड़ी माफिया मांगनी पड़ेगी। ये बराबर तराजू पे तौलने वाली बातें नहीं है। सुधांशु जी ज्यादा समय नहीं बचा है, 4 तारीख आने वाली है अगले महीने, कौन कितना किससे माफी मांगेगा सब पता लग जाएगा। आनंद जी, अच्छा बोलिए आनंद जी, बोलिए आनंद जी, बोलिए आनंद जी, लास्ट 2 सेकंड। राहुल जी को ऐसा लगा कि मैंने उन पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी की, मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। उनके मुख से जो थोड़े तथ्यों को अश्वत्थामा हतो नरो वाला शंख बजने की ध्वनि आई थी, तो मुझे लगा कि उस शंख ध्वनि को थोड़ा साफ कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Co-powered by